हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित अर्थव्यवस्था या हरित अर्थशास्त्र। अभी तक हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का परिचय हमारा चैप्टर 1 है। उसमें आज लास्ट टॉपिक है हमारा हरित अर्थव्यवस्था। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नेहरूवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे हरित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारी लास्ट है। हरित अर्थशास्त्र क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा आज से पहले क्या हमने समझा था कि जो हमारा नेहरूवादी अर्थव्यवस्था हो गई या गांधीवादी अर्थव्यवस्था हो गई या साम्यवादी अर्थव्यवस्था होगी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, उससे क्या हुआ कि हमने आर्थिक विकास तो बहुत कर लिया है ना। उसके माध्यम से हमने आर्थिक विकास तो बहुत किया, आर्थिक विकास हमने किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या किया? वायु, जल या जमीन को हमने क्या किया? प्रदूषित कर दिया। आर्थिक विकास तो किया, लेकिन उसके साथ साथ वायु, जल और जमीन को भी हमने प्रदूषित कर दिया। हमने क्या देखा था कि हमने नेहरूवादी अर्थव्यवस्था से हमने बहुत सारे आर्थिक विकास तो कर लिए है ना। हमने आर्थिक विकास कर लिया, रोजगार दिया, लोगों को काम दिया, हमारा देश आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया? हमने पर्यावरण के साथ नाइंसाफी भी करी है, क्योंकि हमने अपने वायु को, अपने जल को, जमीन को हमने प्रदूषित किया है। किस प्रकार से प्रदूषित किया है? हमने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई, उससे जो गंदा पानी निकलता है हम नदियों में छोड़ देते हैं, है ना। जैसे अभी आज देखा जाए, गंगा का पानी हम कानपुर में नहीं पी सकते, इतना गंदा पानी है ना। यमुना का पानी दिल्ली में नहीं पिया जा सकता। पहले दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बहुत सारी सब्जियां बोई जाती थी, लेकिन अभी मना कर दिया गया है, क्योंकि उससे जमीन क्या हो गया? प्रदूषित हो गया है। अगर वहां की सब्जियां खाई जाएंगी तो डायरेक्ट कैंसर हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमने आर्थिक विकास किया, लेकिन इसका कुछ लागत किसने चुकाया है? पर्यावरण ने चुकाया है। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय लागत, है ना। पर्यावरणीय लागत यही होती है। पर्यावरणीय लागत ज्यादा कुछ नहीं होता है कि आर्थिक विकास के लिए मानव ने जो पर्यावरण से जो लागत चुकाई है ना, वनों को काट डाला ना, बहुत सारी, अगर इंडस्ट्री कहीं लगाई जाती है तो बहुत सारी जगह चाहिए, उसके लिए बहुत सारी जमीन चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया? शहरों से दूर कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है, शहर से दूर, तो जंगलों को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है। तो मनुष्य ने क्या किया? फैक्ट्री लगाने के चक्कर में पर्यावरण से लागत लिया है। इसको हम कह सकते हैं कि पर्यावरण ने भी एक आर्थिक विकास करने के लिए लागत चुकाई है। जैसे हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, है ना, वहां के जो अर्थशास्त्री थे उस समय के, उन्होंने क्या कहा था कि मजदूर, जब वहां के मजदूरों को 18 घंटे काम कराया जाता था, तो कुछ लोगों ने जब शिकायत की या आवाज उठाई, तो वहां के अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था कि अगर आर्थिक विकास करना है तो किसी न किसी को तो लागत चुकानी होगी। तो वो उस समय था कि मजदूर लागत चुका रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि पर्यावरणीय लागत, अब पर्यावरण भी लागत चुका रहा है किसी भी देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में। तो यही होती है पर्यावरणीय लागत की, पर्यावरण से जो भी लिया जाता है, पर्यावरण का नुकसान ही क्या होता है? पर्यावरणीय लागत कहलाता है। अब पर्यावरणीय लागत या आर्थिक विकास, जो जमीन, जल, वायु प्रदूषित हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? इससे क्या होगा? सामाजिक कल्याण पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, है ना। सामाजिक कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है पड़ेगा, है ना। जब हमारा जल नहीं सुरक्षित रहेगा, जब हमारी वायु नहीं सुरक्षित रहेगी, जब हमारा जमीन नहीं सुरक्षित रहेगा, तो एक मनुष्य कैसे है ना, मनुष्य कैसे सही रह सकता है? क्योंकि एक इंसान के लिए जितना जल जरूरी है, वायु जरूरी है, उसके लिए जमीन भी जरूरी है। अगर जमीन के अंदर मान लीजिए नदियां के पानी से प्रदूषित हो गया है, तो जमीन भी प्रदूषित हो गई है। तो जहाँ की जमीन प्रदूषित होगी, अगर हम कुछ भी बोएंगे, गेहूं हो गया, धान हो गया, कुछ भी हम बोते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, है ना, या वो हमें नुकसान करने लग जाते हैं। तो अगर वायु, जल और जमीन ही प्रदूषित होगी, तो हमारा जन कल्याण कहाँ से सही हो पाएगा?
तो इस पे बहुत क्या हुआ है, पर्यावरण वाली लागत की वजह से हमारा सामाजिक कल्याण पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसने क्या किया है, आर्थिक विकास को गैर अस्थायी बना दिया है। क्या हुआ है, आर्थिक विकास को, जो हमने अभी तक आर्थिक विकास किया है वो गैर अस्थायी है ना। आर्थिक विकास गैर अस्थायी है। अब गैर अस्थायी क्या होता है, गैर अस्थायी मतलब यहां पे है कि किसी न किसी को तो लागत चुकानी पड़ रही है। हमने तो आर्थिक विकास कर लिया, लेकिन ऐसा आर्थिक विकास भी किस काम का है जो हमारे मनुष्य का स्वास्थ्य खराब कर सके, है ना। जब हमारा किसी भी मनुष्य का अगर स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो पैसा कमा के ही क्या करेगा। तो आर्थिक विकास गैर अस्थायी इसलिए है कि हम अगर कोई भी फैक्ट्री या बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम वायु, जल या जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं तो उससे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य नहीं सही है तो वो आर्थिक विकास किसी काम का नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा गया, आर्थिक विकास गैर अस्थायी है ना। हमने क्या किया है, प्राकृतिक संसाधनों को लगभग समाप्त ही कर दिया है, जिसके कारण से क्या हुआ है, उत्पादकता में कमी हुई है। हमने प्राकृतिक संसाधन जो थे हमारे, प्राकृतिक संसाधन को लगभग समाप्त कर दिया है, जिसके कारण से उत्पादकता में कमी हुई है। अब एक प्राकृतिक संसाधन लगभग, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म ही हो गया है, लेकिन हमने लगभग समाप्त कर दिया है ना। पहले क्या था कि जैसे बताएं आपको, अमेज़न का जंगल काटे गए, हमारे भारत में जितने जंगल थे सब काटे गए, पेड़ का काट के हमने घर बना लिए, पेड़ को, जंगलों को साफ करके हमने फैक्ट्रियां लगा ली, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप एक भी पेड़ काटते हैं तो उसके लिए जुर्माना भी देना पड़ जाता है, जेल भी हो जाती है। अब हम लोग समझे हैं, अब हम पेड़ को लगा रहे हैं। अगर हमने जो पेड़ काटे थे, पेड़ नहीं होगा तो बारिश कम होगी, उससे हमारे फसल नहीं उग पाएंगे। तो ये बहुत सारी कमियां हैं जो पर्यावरणीय लागत से हमने जब आर्थिक विकास किया, लेकिन इसके पीछे हमने अपना ही खुद ही नुकसान कर लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने आर्थिक विकास किया था ये गैर स्थायी है, ये स्थायी नहीं है। अब बात आती है कि इसका निवारण क्या है ना। अब गैर स्थायी है तो इसके निवारण के लिए कोई तो मॉडल लाना पड़ेगा। तो हरित शास्त्र का सिद्धांत स्थिरता के मुद्दों के लिए लाया गया, है ना। अब बात आती है कि जो मॉडल बनाया गया वही हरित अर्थव्यवस्था या हरित अर्थशास्त्र कहलाया। किस लिए कहलाया, कि आर्थिक विकास को, स्थिर बनाने के लिए, एक मॉडल बनाया गया जिसे हरित अर्थव्यवस्था मॉडल या हरित अर्थशास्त्र कहा गया, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो हरित अर्थव्यवस्था आप एक शब्द में बता सकते हैं, हरित अर्थव्यवस्था का मॉडल इसलिए बनाया गया था कि आर्थिक विकास को हम स्थिर बना सके, है ना। इससे पहले क्या था कि आर्थिक विकास गैर अस्थायी था, लेकिन अब इसलिए हरित अर्थव्यवस्था के मॉडल लाया गया क्योंकि अब आर्थिक विकास के मॉडल को हम स्थिर बना सकें, कि जो हमारे देश में विकास हो रहा है वो स्थिर हो, किसी के स्वास्थ्य पे प्रभाव ना पड़े, उसकी जो कीमत है वो पर्यावरण को ना चुकानी पड़ी, लोगों को ना चुकानी पड़े, है ना। क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, जल को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, हमने फैक्ट्रियों का गंदा पानी हम नदियों में छोड़ दे रहे हैं, तो अगर उस पानी को कोई पी रहा है, जानवर मर रहे हैं, बहुत सारी जानवर पानी में मर जा रहा है, मरे जानवर को नदी में फेंका जा रहा है। तो इस सब कारणों से क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, और पानी पी के मनुष्य भी परेशान होगा, उसकी तबीयत खराब होगी। जब जन कल्याण ही नहीं सही रहेगा तो ऐसे ही आर्थिक विकास का हम क्या करेंगे, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि आर्थिक विकास को स्थिर बनाने के लिए इस मॉडल को बनाया गया। यही होता है हरित अर्थव्यवस्था या हरित अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हरित अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभाव के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इसके क्या क्या। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम ले सकते हैं कि खेती पे ही पड़ा है।
इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे भारत में क्या है, हरित क्रांति जिसने कृषि के व्यवसायीकरण के कारण भूमि को खराब किया है ना। कृषि की जो खेती है इसके कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं। उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि जो एक कृषि की खेती है, कृषि की खेती को खराब किया है। किस प्रकार से खराब किया है, बहुत सारी मात्रा में हमने क्या बनाया, फर्टिलाइजर बनाए, है ना, खाद बनाए, जिसमें केमिकल बनाया। केमिकल से हमारी जो कृषि की खेती है वो खराब हो रही है, तो एक बड़ा उदाहरण हो सकता है हमारे लिए। और क्या है, भूजल में क्या है, ओवरड्राफ्ट। भूजल ओवरड्राफ्ट। अभी क्या होता है भूजल ओवरड्राफ्ट, अभी है देखा गया कि हमारे चेन्नई में क्या हो गया, जमीन में पानी खत्म हो गया, लगभग समाप्त हो गया। अगर हमारे इंडिया में 1 वर्ष या 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगर बारिश ना हो अच्छी तरह से, तो हमारे जमीन में क्या है, पानी बचा ही नहीं है। इतना पानी हम जमीन से ले चुके हैं। हम जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकाल चुके हैं, चाहे वो कृषि के माध्यम से निकाले, सिंचाई के माध्यम से निकाले, हम उतना पानी जमीन से हम निकाल चुके हैं। अगर 1 वर्ष भी, है ना, 1 वर्ष भी बारिश ना हो, अगर 1 वर्ष भी बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ने की उम्मीद होती है। जैसे इस बार भी देखा गया है, चेन्नई में हमने देखा कि वहां पे भूजल समाप्त हो गया है, लगभग समाप्ति हो गया है। तो ये भी एक है। और क्या है, बांध बनाना, जगह जगह पे सिंचाई के लिए बांध बनते हैं, है ना। बांध बनाने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे जंगलों को काटा गया, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया, है ना। ये पूरे के पूरे जंगल की सफाइया कर दी गई। इससे क्या आया, पर्यावरण में गिरावट आ गई है। जीवाश्म ईंधन में प्रेरित औद्योगिक विकास को क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई के कारण बनता है ना। पेड़ का कटना ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ये सब कुछ उदाहरण हो गए। अब चलिए देख लेते हैं। एक एक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, हमारे इंडिया के ही हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट हैं यूके के। 2019 में उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं वो पार्थ दास गुप्ता, जो कि जैव विविधता के अर्थशास्त्र पर वैश्विक समीक्षा की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया। तो इसके कुछ उदाहरण आप समझ लें। अब चलिए आगे देखते हैं। यूके में, इंग्लैंड में एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम है दास गुप्ता, है ना। अर्थशास्त्री थे पार्थ दास गुप्ता, जो कि वहां की सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने उनसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ सर्च कीजिए कि पर्यावरण से हमने जो कुछ भी लिया है उससे कितना नुकसान हुआ है हमारे पर्यावरण को, इसका एक आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे कहा गया दास गुप्ता समीक्षा, है ना। उस रिपोर्ट का कहा गया दास गुप्ता समीक्षा। नाम याद रखिएगा, पेरे में पूछा जाता है। यूके के अर्थशास्त्री हैं, है ना। कौन से कॉलेज के हैं, तो यूके के अर्थशास्त्री हैं ये, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, है ना। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक समझाया, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं, किताब में बहुत जटिल में लिखा रहता है, मैं एक सिंपल आप समझ लीजिए, अपने हिसाब से उसको लिखिएगा अगर आपको पेपर में आता है तो। कहते हैं कि मान लीजिए किसी ने एक फैक्ट्री लगाई, है ना, इंडस्ट्री लगाई, मान लीजिए इन्वेस्टर है, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए एक ही है ना, ये सब इन्वेस्टर हैं, इन्होंने मिलकर क्या करी, इंडस्ट्री लगाई। तो कहते हैं कि जो इंडस्ट्री लगी है इससे जो भी प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 100 रुपए का हुआ प्रॉफिट, है ना। तो 100 रुपए का प्रॉफिट होता है,
तो क्या करता है, इन्वेस्टर ले लेता है उस प्रॉफिट को भाई इन्वेस्टर, उसने इंडस्ट्री लगाई है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो इन्वेस्टर ही ले जाएगा। लेकिन दासगुप्ता अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि इस प्रॉफिट को, है ना, अगर इंडस्ट्री चल रही है तो इंडस्ट्री कैसे चल रही है, बिना हवा के नहीं चलेगी, बिना जल के नहीं चलेगी, जल नहीं होगा विद्युत नहीं बनेगी, है ना, जल चाहिए, हवा चाहिए और जमीन भी चाहिए उसको। तो जब इंडस्ट्री है तो ये जल को भी दूषित कर रही है, जल को दूषित कर रही है क्योंकि कंपनी का गंदा पानी इन्होंने नदियों में छोड़ देते हैं, वायु प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है, जमीन भी प्रदूषित हो रही है। तो दासगुप्ता क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि जितना एक आंकड़ा आप निकालिए कि जल में कितना नुकसान हुआ है। मान लीजिए हम एक मोटा हिसाब ले रहे हैं कि 10 रुपए मान लीजिए जल पे नुकसान हो रहा है, वायु का 10 रुपए, जमीन पे 10 रुपए, है ना, टोटल कितने हो गए, 30 रुपए हो गए। तो ये जो 30 रुपए हुए जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 100 रुपए, उस 100 रुपए में से 30 निकाल के 70 रुपए आप इन्वेस्टर को आप दे दीजिए, है ना। पहले इन्वेस्टर क्या ले जा रहा था, पूरा 100 रुपए ले जा रहा था, लेकिन दासगुप्ता जी क्या कहते हैं कि आप एक कैलकुलेशन कीजिए, वहां की जो सरकार है वो कैलकुलेशन करे कि जल पे कितना नुकसान किया है उन्होंने, वायु पे कितना नुकसान किया है, जमीन पे, वो अपना हिसाब निकाल लें और उतना क्या करें, उसमें प्रॉफिट से उनके माइनस कर दे और बाकी का जो बचता है वो इन्वेस्टर को दे दें। बाकी जो 30 रुपए है ना, ये जो 30 रुपए ये कौन ले ले, गवर्नमेंट ले ले, गवर्नमेंट ले ले और क्या करे, उसी पैसों से वन लगाए, है ना, पेड़ लगाए, जल को जो दूषित हुआ है साफ सफाई करवाए, जल का, जमीन को सही करवाए, ये सब काम गवर्नमेंट करे। यही इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया था। अब बात आती है कि हम जानेंगे कैसे, है ना, कि जल पे 10 रुपए हुआ है, तो मैंने एक उदाहरण ले लिया है ना, ये तो कोई वो बात हो ही नहीं कि 10 रुपए 10 रुपए, तो एक तो मैंने उदाहरण से आपको समझाया है। लेकिन अभी दासगुप्ता की एक और रिपोर्ट आएगी, देखिए 2-3 साल में आए, अभी उन्होंने ये नहीं बताया है, वो अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जल पे कैसे निकालें कि कितना खर्चा जल पे करना है, कितना वायु पे, कितना जमीन पे। इन्होंने बस अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोई भी इन्वेस्टर है अगर वो इंडस्ट्री लगा रहा है, उससे जो जल को प्रदूषित हो रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जमीन प्रदूषण हो रहा है, अगर वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से जितना इनको नुकसान हो रहा है उतना पैसा गवर्नमेंट ले ले, गवर्नमेंट उसके लिए वो कार्य करे, है ना, पेड़ पौधे लगवाए, पानी को स्वच्छ कराए, है ना, जमीन को स्वच्छ कराए, उसके लिए वो पैसा ले ले, बाकी का प्रॉफिट इन्वेस्टर ले जाए। यही दासगुप्ता की समीक्षा में है। यही था, आज हमने हरित अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1, है ना, आप सिलेबस का मैंने वीडियो डाला हुआ है, जिन्होंने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख लीजिएगा, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हरित अर्थशास्त्र हमने खत्म कर लिया, हरित अर्थव्यवस्था हमने समझ लिया। तो ये हमारा क्या चल रहा था, चैप्टर 1 चल रहा था। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा क्या क्या है सिलेबस में। तो हमारा क्या था, चैप्टर 1 क्या था, चैप्टर 1 था हमारा अर्थशास्त्र का परिचय, है ना। अर्थशास्त्र का परिचय आज हमने समाप्त कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा था कि इकोनॉमी क्या होती है ना, इकोनॉमी क्या होती है, और क्या देखा, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी और मेजो इकोनॉमी क्या होता है ये भी हमने समझ लिया है। और क्या देखा उसके बाद हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद हमने देखा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद हमने देखा नो पूंजीवादी, है ना, दोबारा से पूंजीवाद आ गया, नो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने समझा, या नो उदारवादी हमने समझा। उसके बाद हमने क्या देखा, गांधीवाद देखा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। फिर देखा हमने नेहरूवादी अर्थव्यवस्था। आज हमने क्या समझा, हरित अर्थव्यवस्था या हरित अर्थशास्त्र। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। ये सब किसके पार्ट थे, ये चैप्टर 1 के पार्ट थे, अर्थशास्त्र का परिचय आज हमने समाप्त कर लिया है। कल से हम क्या देखेंगे, कल से नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जो कि प्योर इकोनॉमिक शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर 1 पूरा अच्छे से समझ में आया होगा
और जिन लोगों को पसंद आता है वीडियो, वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। कल से चैप्टर 2 शुरू होगा, जो कि प्योर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो जाएगा। और इन सारे पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्री मेंस या इंटरव्यू से भी पूछे जाते हैं। अगर आप इस सबको पढ़ लेंगे तो आपके प्री में भी ये मदद करेगा, मेंस में भी करेगा, इंटरव्यू में भी करेगा और एसए में भी करेगा, एसए लिखने में भी ये मदद करेगा आपकी। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक में सारे डाल दूंगा आज, पूंजीवादी, साम्यवादी, नौ पूंजीवादी, गांधीवादी, नेहरूवादी, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेके, चैप्टर 2। थैंक यू गाइस।